नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी की 2021, 2022 तथा 2023 में आयोजित परीक्षाओं में राजस्थान ज्योग्राफी तथा राजस्थान इकोनॉमी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। चुकंदर सबसे पहला प्रश्न है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो चुकंदर पर आधारित पहला चीनी उद्योग स्थापित हुआ था वह है श्री गंगानगर में। ठीक है, चुकंदर पर आधारित पहला चीनी उद्योग स्थापित हुआ था कहाँ? श्री गंगानगर में। तो इसके बारे में, चीनी उद्योग के बारे में देख लेते हैं हम। तो राजस्थान की पहली जो चीनी उद्योग की मिल वो कहाँ पे स्थापित हुई थी? वो थी द मेवाड़ शुगर मिल। राजस्थान की पहली चीनी उद्योग की मिल थी द मेवाड़ शुगर मिल। वो कहाँ स्थापित हुई थी? भोपाल सागर चित्तौड़ में। ठीक है, 1932 में स्थापित हुई थी। राजस्थान की पहली चीनी उद्योग मिल थी द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई थी 1932 में। यह एक निजी क्षेत्र की मिल थी। दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि अन्य चीनी की उद्योगों की मिलें कौन सी थी। ठीक है, तो वो थी गंगानगर चीनी मिल, जो कि कहाँ थी? गंगानगर में। यह चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल थी। अब तक तो जो चीनी बनाई जाती थी वो गन्ने से बनाई जाती थी। ठीक है, चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल कौन सी थी? वो थी गंगानगर चीनी मिल्स, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की थी। अगली चीनी की मिल कौन सी है? केशोराय पाटन चीनी मिल, जो कि बूंदी में स्थित है। यह सहकारी क्षेत्र की है। तो चीनी में अपन के ना निजी क्षेत्र में भी मिल है, सहकारी क्षेत्र में भी मिल है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी मिल है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि चीनी में तीनों क्षेत्रों में मिल है, सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, तो माही बजाज सागर किस किस राज्यों की परियोजना है? वह है गुजरात और राजस्थान। माही बजाज सागर कौन कौन से राज्यों की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है? वह है, पहला तो है गुजरात और दूसरा राजस्थान। तो इन परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना किसकी है? राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों के बीच में है। राजस्थान और गुजरात के बीच में कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। दूसरी है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किसके बीच में? एमपी और राजस्थान। चंबल परियोजना किसके बीच में? एमपी और राजस्थान। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना किसके बीच में? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। व्यास परियोजना किस किस के बीच में है? पहला तो है क्या? राजस्थान। दूसरा है व्यास परियोजना है क्या किसके बीच में है? पहला तो है राजस्थान, दूसरा है ओके हम देखते हैं कि व्यास परियोजना किन किन के बीच में है। पहला है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों के बीच में है व्यास परियोजना। नेक्स्ट है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना है राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इन बीच के बीच में है वो है नर्मदा परियोजना। ठीक है, तो माही बजाज सागर तो किसके बीच में है? राजस्थान, गुजरात के बीच में। चंबल है एमपी और राजस्थान के बीच में। व्यास परियोजना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में है। कौन सी? व्यास परियोजना। नर्मदा परियोजना है राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चारों के बीच में है नर्मदा परियोजना। ठीक है, तो ये परियोजना पूछ सकते हैं आपसे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था वो था श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 10% थी। ठीक है, और आप उनसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला वो था बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर था, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 32% थी। तो जनसंख्या के बारे में हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, वो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो राजस्थान का जयपुर है, जिसका जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति है। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17। राजस्थान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31%। ठीक है, 21.31 बढ़ेंगे हम इसको ताकि याद करने में आसानी हो। 21.31%। ठीक है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? वो है बाड़मेर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो है गंगानगर।
ठीक है। बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 32.5%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गंगानगर, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर थी 10%। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी, ये किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो ये सब किसके उत्पादक क्षेत्र है? ये है मैंगनीज के। किसके? मैंगनीज के। तो काला खूटा हो गया, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी, ये सब किसके उत्पादक क्षेत्र है? ये है मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। तो अब हम कुछ खनिजों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से खनिज के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से है फेमस। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में जो यूरेनियम है, यूरेनियम के भंडार कहाँ से मिले? राजस्थान में जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं, राजस्थान में जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं वो है रोहिल, खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर से मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूरेनियम के भंडार कहाँ से मिले हैं? रोहिल, खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। सोने के भंडार मिले हैं आनंदपुरा बुकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा से। राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ से मिले? आनंदपुरा बुकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा से मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं कि तांबे, तांबे के भंडार राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले? तांबे के भंडार है खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, खोदरीबा, अलवर, रामपुरा अगुचा तथा गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। देबारी, सलुम्बर तथा रेल मगरा कहाँ से? उदयपुर। देबारी, सलुम्बर तथा रेल मगरा कहाँ है? उदयपुर से। बीदासर चूरू से, बीदासर चूरू से। बन्नो वालों की ढानी सीकर से। यहाँ सभी जगह से क्या मिले हैं? तांबे के भंडार मिले हैं। ठीक है। तो खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, खोदरीबा, अलवर, रामपुरा अगुचा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, देबारी, सलुम्बर, रेल मगरा, उदयपुर, बीदासर चूरू, बन्नो बालों की ढानी सीकर, यहाँ से क्या मिले हैं? तांबे के भंडार। शीशे जस्ते के भंडार कहाँ से मिले हैं राजस्थान में, वो देखते हैं। तो शीशा जस्ता के भंडार मिले हैं जावर, उदयपुर, राजपुर, दरीबा, राजसमंद, रामपुरा अगुचा तथा गुलाबपुरा तथा पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा से। चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर से। गुड्डा किशोरीदास अलवर से। इन सभी जगह से क्या मिले? शीशे जस्ते के भंडार। लोह अयस्क के भंडार राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले वो देखते हैं। तो राजस्थान में लोह अयस्क के भंडार मिले हैं मोरिजा बानोल जयपुर से, नीमला रायसेला तथा लालसोट दौसा से, डाबला सिंगाना झुंझुनू से, नीमका थाना सीकर से तथा नाथरा की पाल तथा थुर अंडेर उदयपुर से। यहाँ सभी जगह से क्या मिले हैं राजस्थान में? लोह अयस्क के भंडार मिले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टंगस्टन के भंडार राजस्थान में कहाँ से मिले? वह डेगाना भाकरी नागौर से, बालदा सिरोही से, अमरतिया डूंगरपुर से, कुर्ण उदयपुर से, बराठिया पाली से, लादेरा साकुण अजमेर से। इन सभी जगह से क्या मिले हैं? टंगस्टन के भंडार। नेक्स्ट है कि मैंगनीज के भंडार कहाँ से मिले हैं? वह काला कूटा, लीलवानी, बांसवाड़ा में, तलवाड़ा, नरादिया तथा तिम्मा मोरी, इन सभी जगह से मैंगनीज के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जिप्सम के भंडार कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो जिप्सम के भंडार मिले हैं राजस्थान में गोठ मांगलोद नागौर से। कहाँ से मिला? गोठ मांगलोद नागौर से मिला है जिप्सम के भंडार। और दूसरा कौन सा है? जामसर, लूणकरणसर बीकानेर से। कोलायत, पुंगल, ये भी कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। थानी, हमीरवाली, मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। इन सभी जगह से क्या मिले हैं राजस्थान में? जिप्सम के भंडार। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के भंडार मिले हैं चामर कोटड़ा उदयपुर से, बिरमानिया जैसलमेर से। इन सभी जगह से रॉक फॉस्फेट के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पायराइट के भंडार कहाँ से मिले हैं? सादिलपुरा सीकर से। अगला है पायराइट के भंडार कहाँ से मिले? सादिलपुरा सीकर से। ये पूछा जाता है कि पायराइट के भंडार कहाँ से मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न के है कि काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो वो है झालावाड़ में। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन स्थित है झालावाड़ में। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन में है ना, किससे बिजली बनाई जाती है? कोयला आधारित बिजली बनाई जाती है। ठीक है। कोयले पे आधारित बिजली का निर्माण किया जाता है काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन में। तो अब हम कोयले से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है। तो कोयला राजस्थान में ना कहाँ कहाँ से निकलता है? कोयले की खाने कहाँ है? वो है पलाना, बरसिंहसर, नापासर, बीकानेर में कोयले की खाने हैं। कपूरडी, जालीबा तथा गिरल बाड़मेर में कोयले की खाने हैं। ठीक है। मेड़ता रोड नागौर में कोयले की खाने हैं। और राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सा कोयला निकलता है? वह है लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? वह है सूरतगढ़ गंगानगर में। पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन था गंगानगर में। ठीक है। अब हम देखते हैं कोयले पर आधारित विद्युत ताप संयंत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ पे स्थित है? कोयले पर आधारित विद्युत ताप संयंत्र है वो है कोटा में स्थित है,
कौन कहाँ पे स्थित है? पहला तो है कोटा में, ठीक है। दूसरा है काली सिंध झालावाड़ में। तीसरा है छबड़ा बारा में। चौथा है गिरल बाड़मेर में, ठीक है। अभी अपन के जो क्वेश्चन था वो कहाँ कहाँ था? काली सिंध झालावाड़ का, ठीक है। तो उसके अलावा अभी अपन को याद रखना है, कोटा में है, काली सिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारा में, गिरल बाड़मेर में, इन सभी पर है कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो काली सिंध झालावाड़ पूछ लिया, तो छबड़ा बारा गिरल बाड़मेर ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो देखना है, ठीक है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वो बूंदी में नहीं है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बारा में। तो आंसर तो क्या है? यही होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, सही है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में, सही है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, सही है। तो अब हम राजस्थान के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में देखते हैं नेक्स्ट। तो राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, बस वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा में। गागरोनी या हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। नेशनल डेजर्ट पार्क जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है बाड़मेर जैसलमेर में, गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है वो कहाँ स्थित है? बारा में स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है। केसरबाग, रामसागर तथा वन विहार ये तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। केसरबाग, रामसागर तथा वन विहार तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। नेक्स्ट है कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। कृष्णमृग तथा कुर्जा पक्षी के लिए फेमस है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वह प्रतापगढ़ में। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरी के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल उद्यान, वो कहाँ है? कोटा बूंदी में, घड़ियाल के लिए फेमस है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में, यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी पार्क बनाया गया है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं मानसी वाकल नदी के संगम पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? वह है फुलवारी की नाल। नेक्स्ट देखते हैं बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्तौड़ में, अभी हमने क्वेश्चन में था। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य नेक्स्ट है, वो कहाँ है? उदयपुर में स्थित है, ठीक है। वो बांसदड़ा नदी के किनारे पहाड़ी के पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बीकानेर में। यह बटबट पक्षी या रेत का तीतर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वह चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ किस कौन सी नदियों के किनारे पे स्थित है? वह चंबल और बामनी नदी के किनारे पे। नेक्स्ट है टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर में स्थित है। सुंदा माता वन्य जीव अभ्यारण्य जालोर में। किला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? करौली में, ठीक है। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में। बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। ये हो गए राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है माही कंचन तथा RCB 911 किसकी किस्म है? तो माही कंचन तो किस्म है वो किसकी है? मक्के की, ठीक है। जबकि RCB 911 किस्म है वो किसकी? बाजरे की। तो RCB 911 ये तो किस्म किसकी है? बाजरा, ठीक है, बाजरे की, ठीक है। और जबकि जो माही कंचन किसकी किस्म है? माही कंचन किस्म है वह मक्का की किस्म है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, माह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए? तो कोई भूखा न सोए इस योजना का संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इस योजना का संबंध किससे? इंदिरा रसोई योजना से। कोई भूखा न सोए इस योजना का संबंध किससे है? इंदिरा रसोई योजना से, ठीक है। तो अगर आपके इंदिरा रसोई योजना ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आप कौन सा लगा सकते हो? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी लगा सकते हो जब इंदिरा रसोई योजना ऑप्शन में नहीं हो। और दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हो तो कौन सा लगेगा? इंदिरा रसोई योजना। ये वाला क्वेश्चन आपके अभी RS 2023 में पूछा था, तो उन्होंने जो पहली आंसर की थी दी थी ना, तो उसमें तो आंसर सही माना था अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, लेकिन जो फाइनल आंसर की आई है ना उसमें इंदिरा रसोई योजना को सही माना गया है। तो आपको जब दोनों ऑप्शन में दे तो सही लगाना है इंदिरा रसोई योजना। और अगर इंदिरा रसोई योजना ऑप्शन में नहीं हो और ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हो तो इसको भी सही कर सकते हैं जब इंदिरा रसोई योजना ऑप्शन में नहीं हो तब, ठीक है। तो ये है कोई भूखा ना सोए, वो है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना अभी आपके RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में अलग से सिलेबस में दी गई है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार वापस कि क्या क्या मेन पॉइंट बनते हैं इंदिरा रसोई योजना से, ठीक है। तो इंदिरा रसोई योजना
तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 20 अगस्त 2020 को हुई थी। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। जब इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, तब ये केवल नगरीय निकायों में चालू थी, मतलब सिर्फ शहरों में चालू थी, गाँव में उस टाइम चालू नहीं थी। तो एक बार ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे बोल दिया गया था कि इंदिरा रसोई योजना सभी ग्राम पंचायतों में चालू है। तो उस टाइम जो ऑप्शन था उसमें था, ऐसे दिया था कि गलत कथन का चयन करो। तो गलत कौन कौन सा हो गया कि सभी ग्राम पंचायतों में चालू है, उस टाइम चालू नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब चालू हो गई है, वो अभी हम आगे देखते हैं। कोई भूखा न सोए, ठीक है, इस संकल्प के साथ किस योजना की शुरुआत की गई है? वह है इंदिरा रसोई योजना। कोई भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली कितने रुपए में दी जाती है? वह 8 रुपए में दी जाती है। 8 रुपए में प्रति थाली दी जाती है। नेक्स्ट की राज्य सरकार का प्रति थाली पर खर्चा कितना आता है? 25 रुपए का। राज्य सरकार का प्रति थाली पर खर्चा आता है 25 रुपए का, जिसमें से 8 रुपए तो हमसे लेती है और 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, 8 रुपए लेती है हमसे और 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से हुई? 10 सितंबर 2023 से। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, अभी आपके, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि ये आपके है ना आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी दी गई है और ये करंट का भी क्वेश्चन है। तो ये दोनों को मिला करके इस बार मेरे को लगता है कि ये इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना को तो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण को। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से हुई? वो है 10 सितंबर 2023 से। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई 10 सितंबर 2023 से। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई 10 सितंबर 2023 से। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत या शुभारंभ किसने किया? अशोक गहलोत ने किया। वो कहाँ से किया? टोंक के निवाई गांव से। ठीक है, टोंक के निवाई से इसका शुभारंभ किया था। किसने? अशोक गहलोत ने। कब किया था? 10 सितंबर 2023 को टोंक के निवाई गांव से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? वह राजीविका समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयों योजनाओं का, इंदिरा रसोइयों का जो संचालन किया जाएगा वो है राजीविका समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी इंदिरा रसोइयां खोली गई है? वो 1000 इंदिरा रसोइयां खोली गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सब आपके सूजस में लिखा गया है तो पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजनाओं कितनी खोली गई है? इंदिरा रसोइयां वो है 1000 इंदिरा रसोइयां खोली गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी होगी? वो है 2000। वर्तमान में राजस्थान में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या होगी 2000, जिसमें से 1000 तो कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में, और 1000 कहाँ होगी? शहरी क्षेत्रों में। तो वर्तमान में राजस्थान में इंदिरा रसोइयों की संख्या होगी 2000, जिसमें से 1000 तो होगी ग्रामीण क्षेत्रों में और 1000 होगी शहरी क्षेत्रों में। अगला है, किसी ग्रामीण कस्बे में इंदिरा रसोई को चालू करने के लिए उस इलाके की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5000 व्यक्ति होनी चाहिए। किसी ग्रामीण इलाके में अगर इंदिरा रसोई योजना को चालू करना है तो उसकी न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 5000 व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया इंदिरा रसोई योजना से संबंधित देख लिया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। यह देखते हैं। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, हाँ, इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो प्रति परिवार को कितने 125 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष। ठीक है, एक साल में 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है प्रति परिवार को, एक व्यक्ति को नहीं, प्रति परिवार को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो इसका कोई ऐसे जरूरी नहीं कि उसे 30 दिनों में ही रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, थोड़े बाद में भी दे सकते हैं। तो इसका जो सही है वो सिर्फ है पहला, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, केवल एक सही है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा, क्या है पॉइंट। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? वो है 9 सितंबर 2022 से हुई थी। कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई 9 सितंबर 2022।
इस योजना के तहत क्या है, शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार को कितना 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार को 125 दिन का गारंटी युक्त रोजगार कौन सी योजना के तहत प्रदान किया जाता है, वह है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तो पता चल गई कितने 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह मानसूनी वर्षा के मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है, ठीक है। तो मतलब अवरोही मतलब ज्यादा से कम की तरफ देखना है, ठीक है। अवरोही मतलब ज्यादा से कम की तरफ, और आरोही जैसे पर्वतारोही होता है मतलब कम से ज्यादा की तरफ होता है आरोही, और अवरोही मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो सबसे ज्यादा वर्षा इसमें से देखते हैं हम कहाँ पे होती है, धौलपुर में, ठीक है, फिर राजसमंद में और जालोर में, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही होगा, धौलपुर, राजसमंद और जालोर, ठीक है। तो अवरोही क्रम कौन सा है, धौलपुर में सबसे ज्यादा वर्षा, फिर राजसमंद में, फिर जालोर में। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, तो वह है बनास, मेनाल और बेड़च, ठीक है। बनास, मेनाल और बेड़च, इन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत राज्य वन रिपोर्ट, ठीक है, भारत वन रिपोर्ट जो कि 2021 में आई थी, इसके अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654, ठीक है, कितना है 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का है कितना 4.87%, कितना 4.87% है। तो राजस्थान में जो वनावरण है वो कितना है 4.87% है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो जो आपके जो अभी राजस्थान वन नीति 2023 आई है, 23 लागू हुई है, उसका जो पीडीएफ आया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखते हैं राजस्थान में अभी वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो वर्तमान में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, वह है 32,869 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वर्तमान में वनों का कुल क्षेत्रफल है 32,869 वर्ग किलोमीटर, या राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं सर्वाधिक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, संरक्षित वन। राजस्थान में जो पाए जाने वाले सर्वाधिक वन कौन से है, वह है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन, ठीक है। राजस्थान में संरक्षित वन कितने प्रतिशत, कुल वनों का कितने प्रतिशत है राजस्थान में संरक्षित वन, ठीक है, वो तो है कुल वनों का कितना 56.55%, ठीक है। राजस्थान में जो संरक्षित वन है वो कुल वन क्षेत्रफल का कितना है 56.5% पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। या अगर आप उनसे क्षेत्रफल पूछ ले तो 18,588 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में आरक्षित वन कितने, लगभग 37% के क्षेत्रफल पाए जाते हैं। या फिर क्षेत्रफल पूछ ले तो 12,176 किलोमीटर पर। राजस्थान में अवर्गीकृत वन है 6% के क्षेत्रफल पर, या मतलब, और अगर आप उनसे किलोमीटर में पूछ ले तो 2,105 किलोमीटर स्क्वायर पर। अब ये रहा जो आपसे पूछा गया है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के मामले में राजस्थान में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो राजस्थान में जो वन आवरण है ना वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, वह 4.87%, कितना 4.87% है। और इसका क्षेत्रफल कितना है 16,654 किलोमीटर। तो कुल वन क्षेत्र कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। राजस्थान में कुल वृक्षावरण है 2.56%। तो ऐसे कुल वनावरण तथा कुल वृक्षावरण दोनों का अगर देख लेते हैं तो दोनों का कितना हो गया, तो कुल वनावरण तो हो गया 4.87 और कुल वृक्षावरण है 2.56, तो कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण हो गया 7.42% क्षेत्रफल पर। ये सब आपके राजस्थान वन नीति 2023 में जो लागू हुई है उसकी जो पीडीएफ है उससे लिया गया है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये डाटा याद रखने कौन कौन से, तो कुल वनावरण तो कितना है, तो 4.87%,
कुल वृक्षावरण कितना है? कुल वृक्षावरण हो गया 2.56%। कुल वनावरण तथा वृक्षावरण दोनों का कितना है? तो वह 7.42%। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण तथा वृक्षावरण है 0.037 हेक्टेयर। कितना है? 0.037 हेक्टेयर। 0.037 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति वनावरण एवं वृक्षावरण। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में 2017 से 2021 के बीच में राजस्थान के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? वह 82 किलोमीटर स्क्वायर की। राजस्थान में 2017 से 2021 के बीच में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? वह 82 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में नई वन नीति कब लागू की गई? वह 2023 में अभी नई वन नीति लागू की गई है। तो वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण होना चाहिए? वह 20% भाग पर वनावरण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी है नहीं 20% भाग पर। ठीक है। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान वन नीति 2023 ने किसे रिप्लेस किया है? तो पहले राजस्थान में कौन सी वन नीति थी? वो थी राजस्थान वन नीति 2010। फिर अब कौन सी वन नीति लागू हो गई है? राजस्थान वन नीति 2023 लागू हो गई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान वन नीति 2023 के बारे में कि क्या क्या है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगले प्रश्न में देखते हैं कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? मतलब भारत की जो जीडीपी है उसमें राजस्थान की जो जीएसडीपी है, क्या है? जीएसडीपी, भारत की जो जीडीपी है ना, उसमें क्या है? राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान कितना है वो पूछा गया है। तो भारत की जीडीपी में राजस्थान की जो जीएसडीपी का योगदान है वह है 5.18%। कितना है? 5.18%। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। इसके बारे में देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है ना, तो जीएसडीपी राजस्थान की कितनी है? स्थिर कीमतों पर कितनी है? वह 7.99 लाख करोड़। ठीक है, इसको 9 की जगह 99 पढ़ेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। तो राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है? वह है 7.99 लाख करोड़ है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत के लिए जो आधार वर्ष लिया जाता है वह 2011-12 लिया जाता है। राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 7.99 लाख करोड़। राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर 14.14 लाख करोड़ है। ठीक है, राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की कुल जीएसडीपी में योगदान कितना है? वह 5.18%। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की कुल जीडीपी में योगदान है 5.18%। नेक्स्ट है कि राजस्थान की एनएसडीपी कितनी है? जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जबकि एनएसडीपी का मतलब होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी ज्यादा होती है, एनएसडीपी कम होती है। ठीक है, तो एनएसडीपी स्थिर मूल्यों पर कितनी है? वह 6.95 लाख करोड़, जबकि एनएसडीपी प्रचलित मूल्यों पे है वह 12.60 लाख करोड़ है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वह 86,134 रुपए और प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे है 1,56,149 रुपए। ठीक है, ये तो क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अटल भू योजना, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं कि राजस्थान में अटल भू योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अटल भू योजना के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है वो देखना है। पहला देखते हैं, अटल भू योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नहीं, ये कथन गलत है। ये अटल भू योजना क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती है। इसके बारे में अब हम देखते हैं। पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक है, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो इसका केवल कौन सा है? बी सही है। तो अटल भू योजना के बारे में हम देखते हैं, अटल भूजल योजना के बारे में कि अटल भूजल योजना में क्या क्या है। तो अटल भूजल योजना है वो है किसके? भारत सरकार द्वारा तथा विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के द्वारा चलाई जा रही है। इन दोनों का जो भागीदारी है वो कितनी है? 50-50%। भारत सरकार का भागीदारी है 50% और वर्ल्ड बैंक की भागीदारी भी कितनी है? 50%। अटल भूजल योजना चालू कब की गई थी? 1 अप्रैल 2020 से, और ये 5 वर्षों के लिए चालू की गई है। ठीक है, 2020-21 से चालू की गई है, 2024-25 तक चलेगी 5 वर्षों के लिए। ठीक है,
तो अपन को बोला गया था राजस्थान सरकार और भारत सरकार चलाती है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार नहीं चलाती, ये चलाती है भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का योगदान 50-50% के योगदान है इन दोनों का अटल भू योजना को चलाने में। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो तथ्य कौन सा सही नहीं है? तो वह है पहला। ठीक है, पहला, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये गलत है। ठीक है, ये कथन। बाकी तीनों इसके जो कथन है वो सही है। बाकी तीनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा, गलत कथन पूछा है तो गलत कथन कौन सा है? वह है पहला। ठीक है, तो राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में हम देख लेते हैं। तो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को देखते हैं। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? वह दिसंबर 2019 को हुई थी। ठीक है, इसकी जो योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? वह ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है, कोई भी उद्यमी है, कोई भी अपना व्यापार खोल रहा है तो उसको कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इसके तहत 25 लाख तक के, अगर 25 लाख तक का लोन लेते हैं ना तो उस पर कितने 8% का ब्याज लगेगा। ठीक है, 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 8% का ब्याज, और 5 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो 6% तक का ब्याज लगेगा, और 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो 5% का ब्याज अनुदान होगा। ठीक है, तो तीन चीजें याद रखनी है कि 25 लाख तक का लेते हैं लोन तो कितना ब्याज लगेगा? 8%। अगर अपन लेते हैं 5 करोड़ तक का लोन, कितना? 5 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो 6% का, और अगर हम 10 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो कितना? 5% का ब्याज अनुदान होगा। ये सभी चीजें हैं कौन सी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA। ठीक है, GSVA का मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन। किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो GSVA में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? वो है व्यापार, होटल तथा जलपान गृह मतलब रेस्टोरेंट। व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट का योगदान सबसे अधिक था। ये याद रखना आपको। यह आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है सीधा प्रश्न कि जो GSVA में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका था? वो था व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट्स का। GSVA में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका था? वो था व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट्स का योगदान सर्वाधिक था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में स्थिर कीमतों पर, ठीक है, किस क्षेत्र के योगदान का सर्वाधिक होने का अनुमान है? तो वो कौन सा है? वह सेवा क्षेत्र। तो अपन ने देखा था कि है ना GSVA है, GSVA, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। इसमें है ना GSVA में योगदान कितना है? तो GSVA में जो कृषि का योगदान है, GSVA में कृषि का योगदान है लगभग 28%। ठीक है, GSVA में उद्योग है, उद्योगों का योगदान कितना है? वह है लगभग 27%। और GSVA में सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? वह 43%। ये याद रखना है। तो सबसे अधिक योगदान किसका हो गया? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो गया? 43%। तो GSVA में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है, कितना है? 43%। और अगर अपन से सेवा क्षेत्र में भी पूछ लिया जाए, सेवा क्षेत्र में भी सबसे अधिक योगदान किसका है? वह है व्यापार, दूसरा है क्या? होटल तथा रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट, ये याद रखना है। तो GSVA ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में है। तो GSVA में कृषि का योगदान 28% लगभग, उद्योगों का 27% लगभग है, और ठीक है, सेवा का योगदान कितना है? सेवा क्षेत्र में 43% है। तो मतलब GSVA में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र में भी पूछ लिया जाए कि सेवा क्षेत्र में भी सबसे अधिक योगदान किसका है? तो वह है व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट्स का। ठीक है, इसका योगदान सर्वाधिक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य राजमार्ग राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो वो किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? वह है वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा ये किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का जो उन्नयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो कुसुम योजना की जिम्मेदारी किसे दी गई है? कुसुम योजना है क्या वैसे? तो कुसुम योजना में क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा आधारित क्या है? पंप स्थापित किए जाते हैं। सौर ऊर्जा आधारित क्या स्थापित किया जाता है? पंप स्थापित किए जाते हैं कुसुम योजना में। ठीक है, तो सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? हमने देखा है सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? वह अक्षय ऊर्जा है। ठीक है, अक्षय मतलब जो कि कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, या नवीकरणीय जिसका वापस से निर्माण कर सकते हैं, अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा है, उससे संबंधित बोर्ड कौन सा होगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा सीधा सेकंड। ये ऐसे कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि जो कुसुम ऊर्जा में क्या है, कुसुम योजना में वह सौर ऊर्जा पंप स्थापित करना है, और सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? वह अक्षय ऊर्जा है या नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब उसका वापस से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा से संबंधित बोर्ड कौन सा है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर। इकोनॉमिक सर्वे से सीधा पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वह 14 दिसंबर को, ये याद रखना है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं को 0 से 6 माह के जो शिशु है उनको उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव तथा स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये है जो 0 से 6 माह के बच्चों के लिए है ना, तो इससे याद रखना है। तो वो कौन सा होगा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें कंफ्यूजन ये हुआ था बच्चों को ज्यादातर, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो इसका आंसर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण नहीं है। तो इससे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण में तो क्या याद रखना है? 0 से 3 वर्ष, और इसमें क्या है? 0 से 6 माह। तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है सीधा आपके। तो देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इसमें क्या है? इसका उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं को जो कि 0 से 6 माह, तो 0 से 6 माह वाला याद रखना है। ठीक है, ये स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए चालू की गई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत लाभार्थी को कितने 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में 1,000, 2,000 तथा 2,000 के रूप में प्रदान की जाती है। ये तो क्या होगी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जबकि अब देखते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में क्या है? इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और उनके स्तनपान कराने वाली माताओं, ठीक है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके 3 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, उसमें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तो क्या था? 0 से 6 माह, जबकि इसमें 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, उनके स्वास्थ्य तथा पोषण स्थिति में सुधार के लिए चालू की गई है। उसमें तो 0 से 6 माह था और इसमें 3 वर्ष तक के बच्चे, इस हिसाब से याद रख लेना है। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? वह 19 नवंबर 2022 से चालू की गई है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चालू कब की गई है? वह 19 नवंबर 2022 को चालू की गई है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चालू की गई है 19 नवंबर 2020 से। ठीक है, सॉरी 19 नवंबर 2020 से चालू की गई है, 2020 से। ठीक है,
तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चालू की गई है 19 नवंबर 2020 से। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में 6,000 रुपए सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी संतान के जन्म पर ये दिए जाते हैं रुपए कितने, 6,000 रुपए, कितने, 6,000 रुपए और 5 चरणों में स्थानांतरित किए जाते हैं। कौन सी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला, ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बतलाता है। ठीक है, तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसे शॉर्ट में क्या भी कहा जाता है, उड़ान योजना भी कहा जाता है। क्या, उड़ान योजना। उड़ान योजना में क्या है, मासिक धर्म एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता प्रदान करती है। ये क्या है, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। इसके तहत एक महीने में कितने, 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाता है। उड़ान योजना में क्या है, एक माह में 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाता है उड़ान योजना के अंतर्गत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।